नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी। सोशल मीडिया पर जैसे एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। एक अभियान खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले तक पूरा देश पेपर लीक, छात्रों के आंदोलन और शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों पर चर्चा कर रहा था और उसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदले, कई राजनीतिक फैसले हुए और अब सोशल मीडिया पर दो नए अभियान लगातार चर्चा में। पहला E20 पेट्रोल को लेकर और दूसरा रिजर्वेशन को लेकर। कई लोगों का मानना है कि जब हाल ही में हुए छात्र आंदोलन के बाद सरकार पर दबाव बना और उसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, तो अब अगर किसी मुद्दे को सोशल मीडिया पर बड़े स्तर पर उठाया जाए तो शायद सरकार भी उस पर ध्यान दे सकती है। यही वजह है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लगातार नए नए ऑनलाइन कैंपेन देखने को मिल रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा दो अभियानों की हो रही है। एक E20 पेट्रोल के खिलाफ चल रहा अभियान और दूसरा रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों मुद्दों को जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि जब पेपर लीक की वजह से मेरिट वाले छात्रों का नुकसान होता है, तब मेरिट की बहस सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि रिजर्वेशन तक भी पहुंच जाती। यानी अब सोशल मीडिया पर यह तर्क भी दिया जा रहा है कि अगर मेरिट की बात करनी है तो फिर रिजर्वेशन की व्यवस्था पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसी वजह से रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन भी अब तेजी से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। आज हम इन दोनों मुद्दों को विस्तार से समझेंगे। आखिर इन अभियानों की मांग क्या है, सरकार की नीति क्या है, विरोध करने वाले क्या कह रहे हैं और समर्थन करने वालों के तर्क क्या हैं, ताकि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी तस्वीर हमारे सामने हो। दोस्तों, E20 पेट्रोल भारत पिछले काफी समय से एथेनॉल ब्लेंडिंग पर काम कर रहा है। ये कोई पिछले 2, 4 या 5 साल की योजना नहीं है। अगर आप इसका इतिहास देखेंगे तो करीब 2 दशक से इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। सरकार की सोच क्या थी? सरकार का कहना था कि भारत हर साल अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के रूप में विदेशों से खरीदता है और जितना ज़्यादा हम आयात करेंगे उतना ज़्यादा विदेशी मुद्रा भी खर्च होगी और इसीलिए अगर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाए तो कच्चे तेल की खपत कम होगी, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, विदेशों पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण भी घटेगा, किसानों की आय बढ़ेगी और भारत अपने क्लाइमेट कमिटमेंट्स को भी पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। यानी सरकार इस पूरी नीति को सिर्फ ईंधन की नीति नहीं, बल्कि ऊर्जा, पर्यावरण, खेती और अर्थव्यवस्था चारों से जोड़कर देखती है। इसी सोच के साथ धीरे धीरे एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाया गया, पहले 5%, फिर 10% और अब 20% तक। आज अगर आप देश के किसी भी पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो आपको जो पेट्रोल मिलेगा वो E20 होगा। अब यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर E20 का मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत आसान है। मान लीजिए आप पेट्रोल पंप पर गए और आपने 10 लीटर पेट्रोल भरवाया तो उसमें लगभग 8 लीटर सामान्य पेट्रोल होगा और करीब 2 लीटर एथेनॉल। यानी कुल ईंधन का 20% हिस्सा एथेनॉल होगा और इसीलिए इसे E20 कहा जाता है। अब सवाल आता है कि ये एथेनॉल बनता कैसे है? एथेनॉल कई स्रोतों से बनाया जा सकता है, जैसे गन्ने के रस से, बी हैवी मोलासिस से, सी हैवी मोलासिस से और इसके अलावा कुछ खाद्यान्नों से भी, जिनमें मक्का, चावल, टूटा हुआ चावल, डैमेज गेहूं जैसे स्रोत शामिल। हालांकि सरकार पिछले कुछ समय से खासतौर पर मक्का से एथेनॉल बनाने को ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है ताकि खाने वाले अनाज पर दबाव कम पड़े। आपको याद होगा, हाल ही में मध्य प्रदेश में भी इस विषय पर काफ़ी चर्चा हुई थी, जब ये सवाल उठाया गया कि चावल का इस्तेमाल एथेनॉल उत्पादन में किया जा रहा है और खाद्यान्नों के उपयोग को लेकर बहस शुरू हो गई थी। अगर इस पूरी नीति का इतिहास देखें तो पहली बार साल 2003 में भारत ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम शुरू किया था और उस समय लक्ष्य सिर्फ 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग का था। इसके बाद 2013 में इस कार्यक्रम का दायरा और बढ़ाया गया और फिर 2018 में सरकार ने नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लागू की, जिसमें एडवांस बायोफ्यूल पर जोर ज्यादा दिया गया। इसके बाद 2021 में सरकार ने घोषणा की कि भारत को 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग तक पहुंचाया जाएगा। शुरुआत में ये लक्ष्य वर्ष 2030 तक पूरा करने की बात रखी गई थी, लेकिन बाद में इस पूरी प्रक्रिया को तेज किया गया और 2025-26 तक ही देश में E20 पेट्रोल उपलब्ध करा दिया गया। यानी जो लक्ष्य कई साल बाद हासिल होना था, उसे सरकार ने तय समय से पहले लागू करने की कोशिश की। यहीं तक सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन असली बहस इसके बाद शुरू होती है।
क्योंकि सरकार की इस नीति का विरोध भी लगातार बढ़ रहा है। आखिर विरोध क्यों हो रहा है, लोगों की चिंता क्या है और क्या वाकई E20 से गाड़ियों पर असर पड़ता है, यही समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यहीं से इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है। सरकार कहती है कि E20 भारत के भविष्य के लिए ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से वाहन मालिक, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट और आम उपभोक्ता कुछ सवाल भी उठा रहे हैं। सबसे पहला सवाल माइलेज को लेकर। ये बात सिर्फ विरोध करने वाले नहीं कह रहे, सरकार भी मानती है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से माइलेज में थोड़ा फर्क आ सकता है। सरकार का कहना है कि अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ये पूरी तरह खत्म भी नहीं होगा। अब इसकी वजह क्या है? देखिए, पेट्रोल और एथेनॉल दोनों की ऊर्जा क्षमता एक जैसी नहीं होती। अगर वैज्ञानिक भाषा में कहें तो पेट्रोल की एनर्जी डेंसिटी एथेनॉल से ज़्यादा होती। 1 लीटर पेट्रोल में लगभग 34 मेगा जूल ऊर्जा होती है, जबकि 1 लीटर एथेनॉल में लगभग 21 मेगा जूल। यानी अगर दोनों को बराबर मात्रा में जलाया जाए तो पेट्रोल ज़्यादा ऊर्जा देगा। इसी वजह से E20 पेट्रोल की कुल क्लोरिफिक वैल्यू सामान्य पेट्रोल की तुलना में थोड़ी कम हो जाती है और इसी कारण कुछ मामलों में गाड़ी का माइलेज थोड़ा कम देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर एक और बात समझना जरूरी है, गाड़ी कितना माइलेज देगी ये सिर्फ ईंधन पर निर्भर नहीं करता। सड़क कैसी है, ट्रैफिक कितना है, गाड़ी का इंजन किस हाल में है, टायर में हवा कितनी है, ड्राइविंग स्टाइल कैसा है, ये सारी बातें भी माइलेज को प्रभावित करती हैं। और इसीलिए हर गाड़ी में एक जैसा असर दिखाई देगा, ऐसा कहना भी सही नहीं होगा। लेकिन विरोध करने वालों की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ माइलेज नहीं है, सबसे बड़ा सवाल पुरानी गाड़ियों को लेकर है। आज भी भारत की सड़कों पर करोड़ों वाहन ऐसे हैं जिन्हें कई साल पहले खरीदा गया था। उस समय E20 पेट्रोल का इस्तेमाल आम बात नहीं थी, यानी उन गाड़ियों को E20 को ध्यान में रखकर डिजाइन नहीं किया गया था और यहीं से लोगों की चिंता शुरू होती। कई वाहन मालिकों का कहना है कि ज़्यादा एथेनॉल वाले ईंधन से पुरानी गाड़ियों में रबर की सील जल्द खराब हो सकती है, फ्यूल पाइप पर असर पड़ सकता है, धातु के कुछ हिस्सों में जंग लगने की संभावना बढ़ सकती है और समय के साथ मेंटेनेंस का खर्च भी बढ़ सकता है। यानी लोगों का डर सिर्फ इतना नहीं है कि गाड़ी थोड़ा कम माइलेज देगी, बल्कि ये भी है कि कहीं बाद में सर्विसिंग का बिल ज़्यादा ना आने लगे, कहीं इंजन की मरम्मत पर अतिरिक्त खर्च ना करना पड़े, कहीं बार बार रबर के पार्ट्स बदलने की नौबत ना आ जाए। लेकिन यहाँ एक बात और समझना ज़रूरी है, नई पीढ़ी की जिन गाड़ियों को E20 कॉम्पेटिबल बनाकर तैयार किया गया है, उनमें ऐसी समस्याएं अपेक्षाकृत कम मानी जाती हैं। लेकिन जिन गाड़ियों का डिज़ाइन पुराने मानकों के हिसाब से हुआ था, उनके मालिकों के मन में ये चिंता अब भी बनी हुई है। अगर आपने कभी अपनी गाड़ी की फ्यूल लिड यानी पेट्रोल भरने वाले ढक्कन के अंदर देखा हो तो कई गाड़ियों पर साफ लिखा होता है कहीं E5, कहीं E10 और नई गाड़ियों पर E20 कॉम्पेटिबल, लेकिन कई पुरानी गाड़ियों पर ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। यही वजह है कि लोग अपनी गाड़ी को लेकर असमंजस में हैं। अब यहाँ से एक नई मांग सामने आती है। विरोध करने वालों का कहना है कि अगर सरकार E20 पेट्रोल बेचना चाहती है तो ज़रूर बेचे, लेकिन लोगों के पास विकल्प भी होना चाहिए। अगर कोई E20 लेना चाहता है तो वो E20 ले, लेकिन अगर कोई सामान्य पेट्रोल खरीदना चाहता है तो उसे भी वो सुविधा मिलनी चाहिए। यानी इस पूरे आंदोलन का एक बड़ा तर्क चॉइस यानी कि विकल्प का अधिकार है। लोग कह रहे हैं कि फैसला उपभोक्ता पर छोड़ा जाए। सरकार सिर्फ एक ही तरह का पेट्रोल उपलब्ध कराने के बजाय अलग अलग विकल्प भी रख सकती है। अब इसी मांग को लेकर सोशल मीडिया पर एक नया अभियान तेजी से फैल रहा है, जिसे नाम दिया गया E20 जनता पार्टी। नाम सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये कोई राजनीतिक दल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कोई चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं है। खुद को ये एक सिटीजन लेड ऑनलाइन कैंपेन बताती है, यानी आम नागरिकों का एक ऑनलाइन अभियान जो सोशल मीडिया, मीम्स, व्यंग और वायरल पोस्ट के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस अभियान का नाम भी लोगों का ध्यान खींचने के लिए रखा गया, क्योंकि हाल ही में आपने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम का अभियान देखा, जिसकी चर्चा काफी समय तक होती रही और इसके बाद लोगों ने ये कहना शुरू किया कि अगर सोशल मीडिया किसी मुद्दे को राष्ट्रीय बहस बना सकता है तो दूसरे मुद्दों पर भी इसी तरह लोगों को जोड़ा जा सकता है। इसी सोच के साथ E20 जनता पार्टी नाम सामने आया। यानी ये पूरा अभियान इस विचार पर आधारित है कि अगर बड़ी संख्या में लोग किसी मुद्दे पर अपनी बात रखें तो सरकार को उस पर प्रतिक्रिया देनी ही पड़ेगी। अब ये अभियान कितना असर डालेगा, सरकार इस पर क्या फैसला लेगी या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहेगा,
ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन E20 की बहस के साथ साथ एक और बहस भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही है और वो बहस है रिजर्वेशन को लेकर। सोशल मीडिया पर इन दिनों जिस अभियान की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसका नाम है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। और अब इस पूरे मुद्दे ने एक नई राष्ट्रीय बहस को जन्म देना शुरू कर दिया है। अब सवाल है, आखिर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन है क्या और आखिर अचानक इतना चर्चा में क्यों आ गया? दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया देख रहे हैं तो आपने भी इस नाम को जरूर देखा होगा। इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर लगातार इस अभियान से जुड़ी पोस्ट, वीडियो और बहस देखने को मिल रही है। इस अभियान को चलाने वाले दावा करते हैं कि उनका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। वो खुद को एक स्वतंत्र नागरिकों द्वारा चलाया जा रहा ऑनलाइन अभियान बताते हैं। उनका कहना है कि वो पूरी तरह से आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनकी मांग है कि आरक्षण का आधार बदला जाए। उनका कहना है कि जाति के आधार पर मिलने वाले आरक्षण की जगह आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए और यहीं से ये पूरी बहस शुरू होती। लेकिन भारत में रिजर्वेशन कोई सामान्य सरकारी योजना नहीं है। ये सिर्फ नौकरी, कॉलेज या किसी एक परीक्षा का मुद्दा भी नहीं। ये इतिहास से जुड़ा हुआ विषय, ये सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ विषय, ये संविधान से जुड़ा हुआ विषय और ये चुनावी राजनीति से भी जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय। शायद ही भारत में कोई दूसरा ऐसा मुद्दा हो जिसमें इतिहास, समाज, कानून, राजनीति, शिक्षा और सरकारी नौकरियां सब एक साथ जुड़ जाते हों। और यही वजह है कि जब भी रिजर्वेशन पर चर्चा होती है तो पूरा देश दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इसका असर सिर्फ कुछ लोगों पर नहीं पड़ता। अगर इस व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसका असर लाखों छात्रों पर पड़ेगा, सरकारी नौकरियों पर पड़ेगा, विश्वविद्यालयों में दाखिलों पर पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। अगर आज की व्यवस्था देखें तो केंद्र सरकार की नौकरियों और कई केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए 15% का आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था है। यानी कई केंद्रीय संस्थानों में कुल आरक्षण लगभग 60% तक पहुंच जाता है। और अगर राज्यों की बात करें तो वहां अलग अलग कानून और अदालतों के फैसलों के आधार पर यह प्रतिशत कई जगह इससे भी ज्यादा हो जाता है, कहीं 65% तो कहीं 70% और कुछ राज्यों में इससे भी अधिक। अब सवाल उठता है कि जो लोग आरक्षण का समर्थन करते हैं उनके तर्क क्या हैं? उनका पहला तर्क है ऐतिहासिक अन्याय। उनका कहना है कि देश में कई समुदायों ने सदियों तक सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और अवसरों की कमी झेली। ऐसे में अगर आज उन्हें बराबरी का अवसर देना है तो सिर्फ ये कह देना काफी नहीं होगा कि अब सब बराबर हैं। उनके मुताबिक सदियों की असमानता को दूर करने के लिए विशेष अवसर देना जरूरी है। दूसरा तर्क प्रतिनिधित्व का है। समर्थकों का कहना है कि अगर आरक्षण नहीं होगा तो समाज के कई वर्ग उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरियों और प्रशासनिक सेवाओं में पहले की तरह कम प्रतिनिधित्व वाले ही बने रहेंगे। उनका मानना है कि लोकतंत्र में हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है और आरक्षण उसी भागीदारी को सुनिश्चित करने का एक माध्यम है। तीसरा तर्क बराबरी के अवसरों का है। समर्थकों का कहना है कि मेरिट सिर्फ परीक्षा में मिले अंकों से तय नहीं होती। मेरिट इस बात से भी तय होती है कि किसी बच्चे को कैसा स्कूल मिला, उसे कैसी पढ़ाई मिली, क्या उसे कोचिंग मिली, घर का माहौल कैसा था, पोषण कैसा मिला और जीवन में अवसर कितने मिले। अगर शुरुआत की दौड़ में ही कुछ लोग बहुत पीछे खड़े हों तो आखिर फिनिश लाइन पर उनसे बराबरी की उम्मीद कैसे की जा सकती है? इसीलिए उनके मुताबिक आरक्षण बराबरी का विरोध नहीं बल्कि बराबरी तक पहुंचने का माध्यम है। चौथा तर्क सामाजिक बदलाव का है। उनका कहना है कि आरक्षण की वजह से पहली पीढ़ी के लाखों छात्र कॉलेज पहुंचे, सरकारी नौकरियों तक पहुंचे, प्रशासनिक सेवाओं में पहुंचे और इससे समाज के उन वर्गों को आगे बढ़ने का मौका मिला जिन्हें पहले ऐसे अवसर नहीं मिलते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इस व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे हैं उनके भी अपने तर्क हैं। उनका पहला तर्क है आर्थिक आधार। उनका कहना है कि आज गरीबी सिर्फ किसी एक जाति में नहीं है, गरीब हर वर्ग में है और इसीलिए अगर सरकार किसी को विशेष अवसर देना चाहती है तो उसका आधार आर्थिक स्थिति होनी चाहिए, जाति नहीं। दूसरा तर्क क्रीमी लेयर को लेकर है। अभी OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू है, यानी एक निश्चित आय से ऊपर वाले परिवारों को इसका लाभ नहीं मिलता। लेकिन आंदोलन चलाने वाले कहते हैं कि अगर क्रीमी लेयर का सिद्धांत सही है
तो फिर इस पर बाकी आरक्षित वर्गों के संदर्भ में भी चर्चा होनी चाहिए। तीसरा तर्क मेरिट और दक्षता का है। आलोचकों का कहना है कि सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में चयन की प्रक्रिया में मेरिट को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उनका मानना है कि अगर लगातार आरक्षण का दायरा बढ़ता गया तो प्रतिस्पर्धा और चयन की प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। इसी दौरान कई लोग पेपर लीक आंदोलन का भी उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जब मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय की बात उठती है तब मेरिट पर चर्चा सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहती, वो आरक्षण की बहस तक भी पहुंच जाती है। हालांकि इस तर्क से हर कोई सहमत हो ऐसा भी नहीं। एक और तर्क दिया जाता है कि अगर समय समय पर समीक्षा नहीं हुई तो भविष्य में और भी कई समुदाय आरक्षण की मांग कर सकते हैं। मराठा, जाट, पाटीदार, गुर्जर और दूसरे कई समुदायों के आंदोलनों का उदाहरण भी इस बहस में दिया जाता है। लेकिन इस पूरी बहस के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात शायद यही है कि भारत में आरक्षण सिर्फ सरकार की इच्छा से बदल जाने वाली व्यवस्था नहीं है। ये संविधान से जुड़ा हुआ विषय, इससे जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। सामाजिक न्याय का प्रश्न भी इससे जुड़ा है और राजनीति भी, क्योंकि आरक्षण का असर देश की एक बहुत बड़ी आबादी पर पड़ता है और इसीलिए कोई भी सरकार, चाहे वो किसी भी दल की क्यों ना हो, इस विषय पर कोई बड़ा फैसला लेने से पहले कई स्तरों पर विचार करती है। उसे संविधान भी देखना होता है, अदालतों के फैसले भी, सामाजिक संतुलन भी और राजनीतिक परिस्थितियां भी। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कोई भी अभियान चाहे कितनी तेजी से क्यों न बढ़े, वास्तविक बदलाव की प्रक्रिया उससे कहीं ज्यादा लंबी, जटिल और संवेदनशील होती है। फिलहाल एक तरफ E20 पेट्रोल को लेकर बहस चल रही है, दूसरी तरफ रिजर्वेशन को लेकर नई चर्चा शुरू हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि क्या ये दोनों अभियान सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहेंगे या फिर आने वाले दिनों में सरकार, संसद और देश की राजनीति के एजेंडे का हिस्सा भी बनेंगे। बाकी इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? आप E20 पेट्रोल को कैसे देखते हैं और रिजर्वेशन व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए या नहीं? अपनी राय जरूर रखिए, लेकिन तथ्यों के साथ। नमस्कार।